नमस्कार साथियों। ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ वीडियो है। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, उन शिल्प उत्पादन के केंद्रों में तरह तरह के शिल्प कार्य या शिल्प कर्म किए जाते थे और चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से हमें मनकों में छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। साथ साथ हमने नागेश्वर और बालाकोट के बारे में पढ़ा था कि ये वो बस्तियां थी जहां जो शंख से उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का केंद्र हुआ करती थी। तो साथियों, शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हमारे सामने कुछ नए तथ्य आने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग अलग अलग तरीके के शिल्प कर्म किया करते थे, तो वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वो माल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया करते थे। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही है। धीरे धीरे करके आगे हम नए पहलुओं को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो साथियों, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ हमारा टॉपिक है। पहली चीज़, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल सही बात है कि शिल्प का उत्पादन करने के लिए या कोई भी वस्तु बनाने के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि पत्थर हो गया, इसके अलावा मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया। तो ये क्या थे? ये वो एक तरीके से कच्चे माल का काम करते थे शिल्प उत्पादन के लिए। तो मिट्टी, लकड़ी, धातु, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, माल को कहाँ से मंगवाया जाता था, उस विषय में हमें जानकारी देखनी है अभी। तो मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी। यानी मिट्टी तो उन बस्तियों में, जो बस्तियां शिल्प उत्पादन का केंद्र हुआ करती थी, जैसे कि चहुंदड़ो, नागेश्वर, बालाकोट, तो इन इलाकों में ही मिट्टी उपलब्ध थी। तो मिट्टी को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये स्थानीय स्तर पे ही उपलब्ध थी। लेकिन अगर हम बात करें धातु की, तो धातु इन बस्तियों में स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं था। पत्थर की बात करें तो पत्थर की भी कई सारी वैरायटी हमने पिछली बार पढ़ी थी। क्वार्ट के बारे में पढ़ा था, सेलखड़ी के बारे में पढ़ा था, जैस्पर के बारे में पढ़ा था, कार्नीलियन के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है? ये अलग अलग तरीके के पत्थर थे। ये पत्थरों की वैरायटी थी। तो ये सारे के सारे पत्थर एक ही इलाके में मिल जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं थी। तो पत्थरों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। ठीक है। विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ भी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो इस संदर्भ में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में तो किया जा रहा है, पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो वहीं स्थानीय स्तर पे उन बस्तियों में ही उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते उनको बाहर से, किसी दूसरे इलाके से या किसी दूसरी बस्ती से मंगवाया जाता था। तो मिट्टी स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी, लेकिन धातु, पत्थर और लकड़ी बाहर से मंगवाई जाती थी। अब बाहर से अगर मंगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई परिवहन का साधन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो परिवहन के साधन के तौर पे क्या इस्तेमाल करते थे, उस चीज़ को देखते हैं। परिवहन के साधन के तौर पर स्थल मार्ग और जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। यानी जल मार्ग से कुछ सामान मंगवाया जाता था। एक चीज़ अब स्पष्ट है हमारे सामने कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो लगभग बस्तियां ऐसी हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। तो नदियों का एक एक तरीके से जाल है, और मोटे तौर पे कहें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही हड़प्पा सभ्यता हमें मिलती है। तो नदियों का एक तरीके से जाल होने की वजह से जल मार्ग आसानी से हड़प्पा वासियों को सुलभ हो जाता था। तो एक तो जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था और दूसरा थल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। इसकी पुष्टि किस बात से होती है? तो इसकी पुष्टि किस बात से होगी? इसकी पुष्टि मिट्टी से बने बैलगाड़ी के खिलौने और नाव की आकृति वाली मोहर से होती है। साथियों, मिट्टी से बने बैलगाड़ी के खिलौने के प्रतिरूप कई इलाकों से मिलते हैं। इसके अलावा मोहरें मिली हैं। तो मोहरें कई आकार की होती थी। ठीक है। बेलनाकार, घनाकार, गोलाकार, तो कई तरीके की मोहरें होती थी। इसी में एक प्रकार की मोहर थी जिसके ऊपर नाव की आकृति बनी होती थी, और एक ऐसी भी मोहर थी जो नाव की आकृति के रूप में होती थी। तो ऐसी मोहरों का मिलना जिनके ऊपर नाव की आकृति है या जो नाव की आकृति वाली मोहर है, उससे ये एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी नाव के बारे में भी जानते थे और उसका इस्तेमाल करना भी जानते थे। और नाव चलती है पानी में,
तो कहीं ना कहीं नाव का इस्तेमाल किया जाता था जल मार्ग में परिवहन के साधन के तौर पे। और साथियों, लोथल के बारे में हमने पढ़ा था कि लोथल के अंदर हमें एक डॉकयार्ड मिलता है, एक डॉकयार्ड मिलता है, यानी एक गोदीबाड़ा मिलता है। तो गोदीबाड़ा क्या था? जहाँ पे पानी के जहाज़ों को रोका जाता था या जहाँ पानी के जहाज़ खड़े होते थे। तो एक तरीके से बंदरगाह नगर था लोथल। तो इस बात से भी पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था कच्चे माल को दूसरे इलाकों से मंगवाने के लिए। तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। कुछ कच्चा माल ऐसा था जो उन स्थानीय बस्तियों में ही उपलब्ध था, जैसे कि मिट्टी, लेकिन कुछ ऐसा कच्चा माल था जो उन बस्तियों में स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं था। तो उस माल को बाहर से मंगवाना पड़ता था, और ऐसा माल था पत्थर और तरह तरह के धातु। और इन मालों को मंगवाने के लिए जल मार्ग और थल मार्ग का परिवहन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। नाव की आकृति वाली मोहर और बैलगाड़ी का जो मिट्टी से बना खिलौना मिलता है, वो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिवहन के साधन हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो सवाल हमारा ज्यों का त्यों बना हुआ है कि ये कच्चा माल किस तरीके से मंगवाया जाता था, ठीक है, किन नीतियों का अनुसरण किया जाता था कच्चे माल को मंगवाने के लिए। तो उसी को देखते हैं। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल दो तरह से प्राप्त करते थे। यह हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दो तरीकों का इस्तेमाल करते थे दूसरे इलाकों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। पहला तरीका क्या था? कच्चे माल वाले स्थानों पर बस्तियां स्थापित करके, यानी जिन इलाकों में कच्चा माल उपलब्ध था वहीं पे हड़प्पा वासी अपनी बस्ती बसा लेते थे, और फिर वहीं से कच्चे माल को भेज दिया जाता था उन इलाकों में जहाँ पर इस कच्चे माल से निर्मित माल तैयार किया जाता था। दूसरी नीति क्या थी? दूसरी नीति थी दूर दराज के इलाकों में अभियान भेजना, ठीक है, सुदूर क्षेत्रों में अभियान भेजकर। तो ये दो वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त किया करते थे। अब पहला वाला जो है, कच्चे माल हेतु अलग अलग स्थानों पर या उन स्थानों में बस्तियां बसाना जहां कच्चे माल की प्रचुरता थी, तो उसके कुछ एविडेंसेस हैं हमारे सामने, कुछ साक्ष्य हैं, उनको देखते हैं। नागेश्वर और बालाकोट में बस्तियां बसाई गई क्योंकि यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नागेश्वर जो कि गुजरात में स्थित है और बालाकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित था। तो ये दो ऐसी जगह थी जो शंख के सामान के लिए प्रसिद्ध थी। तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया? इन दोनों जगहों पे अपनी बस्तियां स्थापित कर ली ताकि कच्चे माल की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। आगे देखते हैं। शोरतुगई। साथियों, शोरतुगई के बारे में भी हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब हमने सिंचाई के साधन की बात की थी तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नहरों के, प्राचीन नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहाँ से मिले? तो ये शोरतुगई से मिले थे। और ये शोरतुगई कहाँ है? तो ये अफ़गानिस्तान में है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के अफ़गानिस्तान में दो स्थल हैं, एक शोरतुगई, एक मुंडेकाक, ठीक है। तो शोरतुगई की बात हो रही है कि शोरतुगई अफ़गानिस्तान में स्थित है। और शोरतुगई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो शोरतुगई प्रसिद्ध था लाजवर्द मणि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हड़प्पा बस्ती बसाई गई। शोरतुगई अफ़गानिस्तान लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ भी बस्ती बसाई गई। तो क्यों बसाई गई? ताकि लाजवर्द मणि की आपूर्ति शिल्प उत्पादन के केंद्रों में नियमित रूप से की जा सके, इसलिए शोरतुगई में भी बस्ती बसाई गई। नागेश्वर और बालाकोट में बस्ती इसलिए बसाई गई ताकि संघ से जुड़ा हुआ सामान की आपूर्ति हड़प्पा की शिल्प उत्पादन केंद्रों में की जा सके। तो 3 स्थलों के हमारे सामने नाम आए हैं और इन तीनों ही स्थलों से हम पहले से परिचित हैं। लोथल। अब लोथल की बात करते हैं। तो लोथल के बारे में भी हम पहले से पढ़ चुके हैं कि भाई लोथल में जो है गोदीबाड़ा मिला था, सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था। और हड़प्पा में अगर सबसे बड़ी कोई संरचना थी तो वो लोथल का गोदीबाड़ा था, ठीक है। तो लोथल की अगर बात करें तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक। लोथल कार्निलियन, सेलखड़ी और पत्थरों के स्रोत के निकट स्थित महत्वपूर्ण बस्ती थी। तो ये हमारे सामने तीसरा एग्जाम्पल आ गया कि भाई लोथल की अगर बात करें तो लोथल ऐसी जगह स्थित था जिसके पास में ही, मतलब कुछ दूरी पर ही कार्लिनियन की उपलब्धता वाली बस्ती बसी हुई थी। और लोथल के पास में ही सेलखड़ी और
पत्थर के स्रोत हुआ करते थे। अब देखते हैं कैसे। कार्निलियन की उपलब्धता किस इलाके में थी, उस चीज़ को देखते हैं। कार्निलियन गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात तथा धातु राजस्थान से मंगवाया जाता था। अब ये आ गया हमारे सामने अगला एविडेंस। ठीक है, तो लोथल ऐसी जगह स्थित था। लोथल एक हड़प्पा बस्ती थी, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, और ये ऐसी जगह स्थित था जिसके पास में ही तो कार्लिनियन से संबंधित स्रोत थे, जिसके पास में ही सेलखड़ी पत्थर से संबंधित स्रोत हुआ करते थे, और जिसके पास में ही धातु से संबंधित जो है सोर्स या स्रोत हुआ करते थे। तो कार्लिनियन जो है वो कहाँ से आता था? कार्लिनियन आता था गुजरात में भड़ोच से, और लोथल भी गुजरात में स्थित था। इसके अलावा सेलखड़ी आता था दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। अब दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात की अगर दूरी देखें लोथल से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। धातु की बात करें तो धातु भी राजस्थान से मंगवाया जाता था, तो धातु के स्रोत के निकट भी लोथल की बस्ती स्थित थी। तो कुल मिला के जो पहली नीति थी कि कच्चा माल जिन इलाकों में उपलब्ध था वहाँ पे हड़प्पा वासी अपनी बस्ती बसा देते थे। तो उसके 4 एविडेंसेस हमारे सामने हैं। पहला है नागेश्वर और बालाकोट, दूसरा है शोरतुगई, और तीसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारे सामने लोथल का। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्थलों पे बस्तियां बसाई जाती थी ताकि हड़प्पा वासी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को नियंत्रित कर पाएँ। इसके अलावा कच्चे माल को प्राप्त करने की जो अन्य एक नीति थी वो क्या थी भी? सुदूर क्षेत्रों में अभियान भेजना। तो अब हम उसको देखते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में अभियान कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां अभियान भेजे जाते थे और वहां से किस प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति हड़प्पा वासियों को होती थी। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तांबे के लिए तथा सुदूर दक्षिण में सोने के लिए अभियान भेजना। तो दूसरी नीति होगी दूर दराज के क्षेत्रों में अभियान भेजना। अब उसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि राजस्थान के अंदर खेतड़ी एक ऐसा इलाका था जहाँ पे तांबे की प्रचुरता थी उस समय भी और आज भी है। तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबे की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, तांबा हड़प्पा वासियों के लिए एक तरीके से कच्चा माल था। तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ अभियान भेजा जाता था, यानी लोगों को भेजा जाता था ताकि उस कच्चे माल को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा सोना भी एक महत्वपूर्ण धातु था और कीमती भी था और विरले ही हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध था। तो कठिनाई के साथ उपलब्ध होता था क्योंकि इसको भी बाहर से मंगवाया जाता था। और इसे कहाँ से मंगवाया जाता था? तो ये दक्षिण भारत से मंगवाया जाता था। ठीक है, तो ये एक दूसरी नीति है जिसके माध्यम से हड़प्पावासी कच्चा माल प्राप्त किया करते थे। अब जब अभियान भेजे जाते थे इन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, तो जिन लोगों को भेजा गया है वो क्या करते थे? तो वो वहाँ के जिन इलाकों में उनको भेजा गया है उन इलाकों के लोगों के साथ अपने संपर्क स्थापित करते थे, अपने संबंध स्थापित करते थे, और इन संपर्कों और संबंधों के माध्यम से ही हड़प्पावासी कच्चा माल प्राप्त आसानी से कर पाते थे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। और इस संपर्क की पुष्टि कैसे होती है? तो इन अलग अलग इलाकों से हड़प्पाई पूरा वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, इन अलग अलग इलाकों से जिन इलाकों में अभियान भेजा जाता था वहाँ पे ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका इस्तेमाल हड़प्पावासी करते थे। तो उससे इस बात की पुष्टि होती है कि दूर दराज के इलाकों में हड़प्पाई लोग अपने लोगों को भेजते थे कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए। इसकी पुष्टि इन क्षेत्रों में मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुओं से होती है। खेतड़ी से हड़प्पा वासियों को तांबा भेजा जाता था। अब खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है, झुंझुनू जिले में, तो यहाँ से हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करते थे। ठीक, पुरातत्वविदों ने खेतड़ी की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का नाम दिया है। अब खेतड़ी से तांबा प्राप्त किया जा रहा है और खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो यहाँ पे जब खुदाई की गई तो वहाँ से कई सारी हड़प्पाई पुरा वस्तुएं मिली। तो पुरातत्वविदों ने खेतड़ी की सभ्यता को नाम दिया गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता, और ये एक तरीके से उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता के रूप में बाद में चल के विकसित होती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने है। अब साथियों छोटा सा हिस्सा है जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस मैप को देखते हैं और इस मैप में कुछ नाम आते हैं, उन नामों के ऊपर गौर करना है।
देखिए एक नाम आता है मेलुआ, मेलुआ, दूसरा है मगन या मगान, और तीसरा है दिलमुन, चौथा है मेसोपोटामिया। तो साथियों, जिस तरीके से हड़प्पा एक सभ्यता थी उसी तरीके से मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी, और वर्तमान में ये इराक के अंदर इसकी लोकेशन पाई जाती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाले इलाके की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पे हड़प्पा, ये लोथल, ये सुतकांगेडोर, ठीक है। यानी कुल मिला के ये जो हिस्सा है ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र है। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, इस बात के भी एविडेंसेस पुरातत्वविदों को मिले हैं। अब ये जो आदान प्रदान था या इन दोनों सभ्यताओं के बीच में ये जो संपर्क था, उस संपर्क में ये जो दो इलाके हैं मगान और दिलमुन, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो एक तो छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में आपसी संपर्क था। इस संपर्क में मगान और दिलमुन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, ठीक है। इसके अलावा साथियों एक चीज़ क्या हमारे सामने भी आएगी कि हड़प्पा सभ्यता में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा था वैसी ही सेम वस्तुएं मेसोपोटामिया में भी खोजी गई, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका हड़प्पावासी प्रयोग करते थे, और ऐसे ही मेसोपोटामिया की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं थी जो हड़प्पा सभ्यता में मिली। तो इस बात से भी पुष्टि होती है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में एक तरीके से व्यापारिक संपर्क था। साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की समकालीन हुआ करती थी। जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसका नगर नियोजन, तो उस तरीके की खासियत मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती है। वहाँ नगर नियोजन का अभाव हुआ करता था। तो इन दोनों सभ्यताओं में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस या अंतर भी है। इसके अलावा साथियों इस वाली पिक्चर को देखते हैं अब हम, ठीक है। इस पिक्चर को देखें तो ये क्या है, ये काले कलर का एक मर्तबान है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है, उसके ऊपर काले रंग की एक मोटी परत है, तो इसको कहा जाता था मर्तबान। इसकी बात करें तो लोथल से ये एविडेंस मिला है, और मिट्टी के ऊपर ये देखो दो मोहर हैं, इनकी छाप लगाई गई है, ठीक है। तो ये एविडेंस हमें लोथल से मिला है कि लोथल से हमें एक एविडेंस मिला जिसमें क्या पाया गया कि जो मिट्टी है गिल्ली मिट्टी, उस गिल्ली मिट्टी के ऊपर मोहर से छाप लगाई गई है या मुद्रांकन किया गया है, और उसके बाद जब ये मिट्टी सूख जाती थी तो ये मजबूत हो जाता था, ठीक। इसके अलावा ये एक सिलेंड्रिकल मोहर का उदाहरण है। ये वाली जो पिक्चर है ये सिलेंड्रिकल मोहर की है, और ये वाली जो पिक्चर है ये मोहर के ऊपर जो चित्र था उस चित्र को यहाँ अलग से लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो मोहर है ये साथियों मेसोपोटामिया में मिली है। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी कि मोहर के ऊपर लिपि अंकित थी, और लिपि में हमने कुछ चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, नहीं हम पढ़ चुके हैं लिपि के बारे में कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ। तो लिपि की अगर बात करें तो उसमें ये जो चित्र है वृषभ अंकित, ठीक है ना, ये वृषभ का जो चित्र है ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो वृषभ के अंकन वाली मोहर ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को वृषभ के बारे में जानकारी थी, और इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कृषि प्रौद्योगिकी में। वहाँ हमने पढ़ा था कि वृषभ की जो उपस्थिति है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि कहीं ना कहीं हड़प्पावासी बैल के बारे में परिचित थे, और संभवतः बैल का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता था। इसके अलावा अभी अभी हम पढ़ के आए हैं परिवहन के साधन में थल मार्ग, और उसकी पुष्टि की थी हमने कि भी बैलगाड़ी मिट्टी का प्रतिरूप मिला है बैलगाड़ी का, या मिट्टी से बना एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी का। तो जाहिर सी बात है इसको कौन खींचेगा, बैल खींचेगा। तो यहाँ से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पावासी वृषभ या बैल से परिचित थे। तो ये मोहर मेसोपोटामिया में मिली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संपर्क हुआ करता था। अब इन्हीं सारी बातों को हम
स्लाइड्स के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि तांबा ओमान से मंगाया जाता था। चलिए, ये एक नई चीज़ आई। अभी हमने पढ़ा कि तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी अंचलों से, ठीक है। और राजस्थान के खेतड़ी अंचल के जो सबसे निकटतम बस्ती थी वो लोथल थी। तो ये एक नई चीज़ आई, ये एक नया रिसर्च है जिसके बारे में पुरातत्वविद हमें बताते हैं कि भाई तांबा ओमान से भी मंगवाया जाता था, ठीक है। अब बात करें कि ओमान कहाँ स्थित है, तो ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। ओमान जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पे स्थित है। बिल्कुल, ये वाला जो हिस्सा है इसको ओमान कहा गया, अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्वी इसकी लोकेशन है, जो अरेबियन पेनिसुलर है उससे। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा पुरावस्तुओं और ओमानी तांबे में निकल के अंश मिलने से इस बात की पुष्टि होती है। किस बात की, कि भाई हड़प्पा सभ्यता में तांबा ओमान से भी मंगवाया जाता था, और ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबे में जो हड़प्पाई बस्तियों में तांबे के साक्ष्य मिले हैं, दोनों में एक समानता मिली। और वो समानता क्या मिली कि इन दोनों जगह के तांबे में निकिल, ठीक है, या निकल, इसका अंश मिलता है, यानी निकल की मिलावट इसमें मिलती है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पा वासी कहीं ना कहीं ओमानी तांबे का भी प्रयोग कच्चे माल के तौर पे करते थे, क्योंकि ये जो निकिल का अंश है ये ओमानी तांबे के अंदर मिलता था। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, उसी के चलते मैंने बताया कि मगान को याद रखना जरूरी है और दिलमुन को याद रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मगान से तांबा हड़प्पा सभ्यता में भी भेजा जाता था और मगान से तांबा मेसोपोटामिया में भी भेजा जाता था। इसका भी एविडेंस हमारे सामने आएगा। चलिए इस बात को यहीं रोक के आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे दोबारा। एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द ओमान के लिए, अभी मैंने मगान आपको मैप में दिखाया था, तो मगान किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मगान इस्तेमाल किया गया है ओमान के लिए। दिलमुन के बारे में भी हमने मैप में देखा था, दिलमुन शब्द इस्तेमाल किया गया है बहरीन द्वीप के लिए, ठीक है। और मेलुआ शब्द इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों के लिए। अब चलते हैं दोबारा मैप में। अब हमारे सामने कुछ चीज़ें और क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई कि भाई साहब ओमान को तो मगान कहा जाता था, बहरीन द्वीप को दिलमुन कहा जाता था, ठीक है, और मेलुआ कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों को, ठीक। फिर एक चीज़ हमारे सामने अभी क्या आई कि मगान यानी ओमान से तांबा मंगवाया जाता था, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में, और मगान के तांबे में निकिल का अंश मिलता है। और हड़प्पा में जो तांबा मिला या तांबे की वस्तुएं मिली जिनकी पुरातत्वविदों ने खोज की थी, उसमें भी निकिल का अंश मिला। तो जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि हड़प्पा सभ्यता और मगान के बीच में भी संपर्क स्थापित था। इसके अलावा हड़प्पाई लोग इस मर्तबान का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये एक बड़ा मर्तबान था जिसका इस्तेमाल हड़प्पाई लोग किया करते थे। यही मर्तबान साक्ष्य के तौर पे हमें मगान से मिलता है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा और यानी मेलुआ और मगान के बीच में भी व्यापारिक संबंध या आपसी संपर्क था, इस बात की पुष्टि हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों इसमें एक चीज़ तो ये याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो 3 नाम लिखे गए हैं, मगान ओमान को कहा जाता था, दिलमुन बहरीन को कहा जाता था, ये तीनों याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं कि मेलुआ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में किया जाता था। तो उसमें नीचे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े क्षेत्रों के लिए। कई बार पूछा जाता था कि मगान शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें क्या है कि आपको ये 3 नाम जरूर मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता, ओमान और बहरीन। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मगान कहीं बहरीन के लिए तो नहीं था, मेलुआ कहीं ओमान के लिए तो नहीं था, दिलमुन कहीं हड़प्पा के लिए तो नहीं था। तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है पता होते हुए भी, तो इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। इसके अलावा जो
सवाल बनता है वो ये बनता है कि काले रंग का मृतवान किस सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। तो उसमें मेसोपोटामिया भी आपको दे देगा, हड़प्पाई सभ्यता भी दे देगा, गणेश्वर, जोधपुर, ऐसे करके कुछ नाम दे देगा। तो आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग काले मर्तबान का इस्तेमाल किया करते थे। एक सवाल ये भी होगा कि काले मर्तबान के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अलावा और किस क्षेत्र से मिले। तो उसमें आपको ओमान का नाम मिल जाएगा, ठीक है, या मगान मिल जाएगा ओमान की जगह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही हमारा 1 नंबर 2 नंबर डिडक्ट कर देती हैं, और कई बार फिर हम 100 आउट ऑफ 100 से चूक जाते हैं। तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मेलुआ से, मगान से या फिर मेसोपोटामिया से मिलती हैं। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के इस लेख में, ठीक है, मेलुआ से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। किस लेख में भैया, कहाँ से लेख आ गया? तो एक लेख मिलता है मेसोपोटामिया से। उस लेख के, वो मेसोपोटामिया से जो लेख मिलता है वो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है, और उस लेख में ही तो हमें ये जानकारी मिलती है कि मगान शब्द ओमान के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिलमुन शब्द बहरीन द्वीप के लिए इस्तेमाल हुआ है, मेलुआ शब्द हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के लिए प्रयुक्त किया गया है या प्रयोग में लिया गया है। उसी लेख से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कौन कौन सी हड़प्पाई वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे, या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी पुरा वस्तुएं मिली हैं। इस बात की जानकारी हमें मेसोपोटामियाई लेख से मिलती है, जो कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है। अब इस लेख में क्या क्या बताया गया? इस लेख में ये बताया गया कि तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, लाजवर्दमणि, कार्निलियन, ये सारी की सारी चीज़ें मेलुआ से, मेलुआ यानी हड़प्पा से मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग प्राप्त करते थे। तो जो चीज़ हमने पढ़ी कि मेसोपोटामियाई सभ्यता और हड़प्पा के बीच में आपसी संपर्क थे, उस संपर्क की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मेसोपोटामिया में एक लेख मिलता है और उस लेख में ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मेसोपोटामियाई लोगों के लिए आती थी। तो सोना आता था, तांबा आता था, अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्म की लकड़ियाँ आती थी, लाजवर्द मणि ये भेजा जाता था हड़प्पा से मेसोपोटामिया में, और कार्निलियन पत्थर भी भेजा जाता था। तो ये सारे वो वस्तुएं हैं जो हमें मेसोपोटामियाई सभ्यता की खुदाई से मिलती हैं, और जो इस बात के ऊपर जोर डालती हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बात बता ही चुका हूँ, यह लेख मेसोपोटामियाई सभ्यता से मिला था। इसके अलावा और देखते हैं, मैं बता चुका हूँ ओमान के बारे में, यानी मगान के बारे में, कि मगान से तांबा हड़प्पाई सभ्यता में भेजा जाता था, और समानता क्या थी कि जो ओमानी तांबा था उसमें निकिल का अंश होता था। तो जब हड़प्पा की खुदाई हुई, वहाँ से जो तांबा मिला तो उसमें भी निकिल का अंश पाया गया। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि तांबा ओमान से मंगाया जाता था। सेम यही सिचुएशन मेसोपोटामिया के केस में भी लागू होती है कि जब मेसोपोटामियाई सभ्यता के क्षेत्रों की खुदाई हुई तो वहाँ से भी तांबे की पुरा वस्तुएं मिली, और जब उसका रासायनिक विश्लेषण किया गया तब ये चीज़ सामने आई कि भाई इस तांबे के अंदर तो निकिल का अंश है। तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के लोग भी तांबा ओमान से या मगान से मंगवाया करते थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में संबंध है। इस सिलसिले में मगान और दिलमुन, ये दोनों महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे थे जो इन दोनों सभ्यताओं के बीच में एक लिंक स्थापित करते हैं। तो उसकी पुष्टि लगातार होती जा रही है। मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलने वाले तांबे में भी निकिल का अंश मिला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि यह तांबा ओमान से मंगवाया जाता था। अब ओमान, बहरीन द्वीप या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। जाहिर सी बात है, हमने मैप में देखा था कि बीच में पानी पड़ता है। ठीक है, मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगान और मेलुआ यानी हड़प्पा, इनके बीच में अगर देखें तो पूरा का पूरा समुद्र है। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो व्यापारिक संबंध था उसके लिए
जल मार्ग परिवहन के साधन के तौर पे प्रयोग में लिया जाता था। मेसोपोटामिया का जो लेख मिलता है उस लेख में एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है, मतलब इस बात की भी पुष्टि है कि दोनों के बीच में जो ये संबंध था, ये जो आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, ये जल मार्ग से होता था। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ के लोगों को क्या कहा गया, नाविकों का देश कहा गया। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताओं के बीच में जल मार्ग से लेन देन होता था, इस बात की पुष्टि करता है। मुहरों पर जहाज तथा नावों से बने चित्रों से इस बात की पुष्टि होती है। कुछ लिखने में गड़बड़ हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये भी मैंने बताया था कि मोहर जो है, मोहरों के ऊपर एक लिपि थी, लिखी हुई थी, ठीक है। उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर चिन्ह हुआ करते थे, सांकेतिक चिन्ह, और उन चिन्हों का कुछ ना कुछ मतलब होता था। मोटे तौर पे जानवर की का चित्र या आकृति उत्कीर्ण की जाती थी मोहर के ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसी मोहर थी जो बेलनाकार थी, कुछ ऐसी मोहर थी जो घनाकार थी, ठीक है, और कुछ ऐसी मोहर थी जिनके ऊपर नाव की आकृति अंकित हुआ करती थी, और कुछ ऐसी मोहरें भी थी जो नाव की आकृति वाली मोहर हुआ करती थी। तो ये इस चीज़ को स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के लोग नाव से परिचित थे, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पाई सभ्यता के लोग नावों के इस्तेमाल से परिचित थे। और मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के बीच में, मगान तथा हड़प्पा के बीच में, या दिलमुन तथा हड़प्पा के बीच में जो व्यापारिक संबंध था या जो आपसी लेन देन था, उसमें नावों का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। तो साथियों, ये था हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामियाई सभ्यता के बीच में संपर्क के बारे में। अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस बात की पुष्टि करती है, उसको भी देखते हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में क्या क्या शामिल है? मुहरें शामिल हैं, बाट, पासे तथा मनके, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। कि भाई लंबी दूरी का संपर्क था या लंबी दूरी का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। इस बात की पुष्टि किससे होती है? तो इस बात की पुष्टि होती, अभी तक तो हम करते हुए आए हैं, बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि मेसोपोटामिया में मनके मिलते हैं, मेसोपोटामिया में बाट मिलते हैं, मेसोपोटामिया में पासे मिलते हैं, मेसोपोटामिया में मोहरें मिलती हैं। कौन सी ये सारी कहाँ से संबंधित हैं? तो इन सब का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। तो इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में एक लंबी दूरी का व्यापार अस्तित्व में था। अब ये जो लेन देन हो रहा है, भाई हड़प्पा वाले मेसोपोटामिया से कुछ मंगवा रहे हैं, मेसोपोटामिया वाले माफ़ कीजिएगा, मगान से हड़प्पा वाले कुछ मंगवा रहे हैं, दिलमुन से हड़प्पा वाले कुछ मंगवा रहे हैं। तो इस लेन देन में ये लेन देन का माध्यम क्या था, उसके ऊपर बात करनी है। तो साथियों, ये जो व्यापार होता था या फिर ये जो लेन देन होता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। तो ये जो लेन देन हो रहा था, मान लो मगान से तांबा मंगवाया गया हड़प्पा के लोगों के द्वारा, तो अब तांबे के बदले कोई रुपया थोड़ी देते थे। वो क्या करते थे, मगान में जिन वस्तुओं की ज़रूरत है वो वस्तुएं दे देते थे मगान वालों को, और बदले में तांबा ले लेते थे। तो वो इस व्यवस्था को कहते हैं वस्तु विनिमय व्यवस्था या प्रणाली, यानी एक वस्तु देके जरूरत की बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। तो व्यापार का आधार था वस्तु विनिमय प्रणाली। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर पर हड़प्पाई कुबड़दार वृषभ का चित्रांकन किया हुआ मिला है, और यह भी लंबी दूरी के व्यापार का संकेत है। तो साथियों, मैंने जो चित्र दिखाया था उसमें आपके सामने मोहर थी, ये वाली, ये जो हिस्सा है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिला? तो ये मोहर मिलती है हमें मेसोपोटामिया से, ये मेसोपोटामिया की मोहर है, ठीक है। लेकिन इस मोहर के ऊपर अंकित क्या है? वृषभ। और वृषभ अंकित मोहर का इस्तेमाल ज़्यादातर कौन करता था? हड़प्पा वाले। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी पुष्टि होती है कि भाई मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में आपसी व्यापारिक संबंध हुआ करता था। और देखें, दिलमुन की चर्चा नहीं की अभी तक हमने। मगान की चर्चा कर ली, यानी ओमान की चर्चा होगी, मेसोपोटामिया की चर्चा हो गई, हड़प्पा की चर्चा हम करते हुए आ रहे हैं। रह गया बहरीन द्वीप, दिलमुन। अब उसको देखते हैं। दिलमुन के बाट हड़प्पाई बाटों का अनुसरण करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार के बाटों का इस्तेमाल किया जाता था माप तोल के लिए,
तोलने के लिए, माफ़ कीजिएगा, तो उसी प्रकार के बाटों का इस्तेमाल बहरीन द्वीप के लोग भी उस समय किया करते थे। ठीक है, इस बात से भी इस ओर इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं बहरीन द्वीप और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध था। बहरीन में मिली फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर भी हड़प्पाई चित्र मिलना लंबी दूरी के व्यापार का संकेतक है। और बहरीन के अंदर क्या मिला? बहरीन के अंदर मिली एक फारस की फारस की खाड़ी में जो मोहर इस्तेमाल की जाती थी, सेम उसी तरीके की एक मोहर बहरीन से मिलती है, और उस मोहर के ऊपर भी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। तो इससे भी इस बात का संकेत होता है कि भाई हड़प्पा और बहरीन के बीच में आपसी व्यापारिक संबंध हुआ करता था। तो साथियों, ये था हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक प्रणाली या व्यापारिक व्यवस्था, जिसमें मुख्यतः हमने दो चीज़ों की चर्चा की कि नीति क्या थी कच्चा माल प्राप्त करने की। तो पहली नीति थी कि बस्तियां बसाई जाती थी उन क्षेत्रों में जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उदाहरण के तौर पे नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, शोरतुगई, ये वो बस्तियां हैं जो कच्चे माल के स्रोतों के निकट बसाई गई थी। और दूसरी नीति थी अभियान भेजना। तो अभियान के सिलसिले में हमने पढ़ा कि भाई सोना मंगवाया जाता था सुदूर दक्षिण से, तो वहाँ अभियान भेजा जाता था, और जो लोग वहाँ जाते थे वो स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की ज़रूरत हड़प्पाइयों को है वो उनसे ले लेंगे, और उन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें दे देंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि लंबी दूरी का व्यापार भी अस्तित्व में था उस दौर में। तो उसके लिए हमने पढ़ा दिलमुन के बारे में यानी बहरीन द्वीप के बारे में, मगान के बारे में यानी ओमान के बारे में, मेसोपोटामिया और हड़प्पा, इन चारों के बीच में एक व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिला। ठीक है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध था, मेसोपोटामिया और मगान के बीच व्यापारिक संबंध था, मेसोपोटामिया और दिलमुन के बीच में व्यापारिक संबंध था। तो इससे पता चला कि लंबी दूरी का व्यापार अस्तित्व में हुआ करता था। अब साथियों, हम बात करने वाले हैं मुहर और मुद्रांकन के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम मुहरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिपि के बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाट के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब मुहर का इस्तेमाल, तो हमने लोथल से जो एविडेंस मिला था उसके बारे में चर्चा की कि भी लोथल से हमें एक मोहर मिलती है, मोहर के छाप वाली मिट्टी का एक टुकड़ा मिलता है लोथल से, जिस पे 2 मोहरों की छाप लगी हुई है। अब मोहर की छाप लगाने का क्या मतलब है? तो साथियों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो मेसोपोटामिया सभ्यता से कोई सामान भेजा गया, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पाई सभ्यता से कोई सामान भेजा गया मेसोपोटामियाई सभ्यता में। ठीक है, अब उस सामान को किसी बोरे में पैक कर दिया गया। बोरे में पैक करने के बाद उसका मुंह बांध दिया गया, और मुंह बांधने के बाद उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी का एक लेप लगा दिया गया। गिल्ली मिट्टी का लेप लगा के उसके ऊपर मोहर की छाप मार दी। अब मोहर जो थी, उस मोहर के ऊपर भेजने वाले का नाम भी हो सकता है, भेजने वाले का पद भी हो सकता है कि भाई वो किस पोस्ट पे था, यानी वो अपना एक सामान्यतः भेजने वाले के बारे में जानकारी मिल जाती थी। ठीक, तो वो मोहर की छाप उस गिल्ली मिट्टी के ऊपर लगा दी। अब वो गिल्ली मिट्टी सूखेगी, सूखने के बाद क्या होगा कि वो छाप एकदम कड़ी हो जाएगी। अब हड़प्पा सभ्यता से उस सामान को भेजा गया मेसोपोटामियाई सभ्यता में। अब अगर बीच में किसी ने उस बोरे का मुंह खोला होगा तो जाहिर सी बात है मिट्टी हटानी पड़ी होगी, जिसके चलते वो मोहर की छाप वहाँ से हट जाएगी। तो सामान को रिसीव करने वाले के को एक चीज़ ये समझ आ जाएगी कि भाई इस सामान के साथ में छेड़खानी की गई है, छेड़छाड़ हुई है। और अगर जैसा भेजा गया है वैसा ही पहुंचता है तो सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा सामान सुरक्षित पहुंचा है मेरे पास तक और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो इसलिए मुद्रांकन का यानी सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो मुहर हैं और जो मुद्रांकन है, इससे क्या हुआ, लंबी दूरी का व्यापार सुविधाजनक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मोहर के बारे में। तो साथियों, सबसे ज़्यादा मोहरें मिलती हैं हमें मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सर्वाधिक मोहरें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया। फिर जैसे ही हमने पहली वीडियो शुरू की थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मोहरों का निर्माण किससे किया जाता था। तो हड़प्पा कालीन मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी।
तो भाई मोहरों का निर्माण, ज़्यादातर मोहरें सेलखड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, अब मुहर की कुछ विशेषताएं हैं। अधिकांश मुहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियां भी अंकित हैं। अभी हमने पीछे मुहर की फोटो देखी थी, तो उसमें हमारे सामने स्पष्ट था कि भाई जानवरों की आकृतियां या उनके चित्र अंकित हैं, साथ साथ है ना कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की लिखावट थी। तो कुछ छोटे छोटे लेख लिखे हुए हैं, साथ साथ कुछ जानवरों के चित्र मुहर के ऊपर अंकित थे। सामान्यतः मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ भी मिला है, जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। ये बात मैंने आपको बताई कि मुहर जो थैले के ऊपर लगी, तो उसके ऊपर छोटी सी पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है। तो पुरातत्वविदों का ये मानना था कि इससे कहीं ना कहीं भेजने वाले के बारे में जानकारी मिलती है कि जिसने भेजा है उसका नाम क्या है, उसकी पदवी क्या है, वो कहाँ का है। तो वो सारी जानकारियाँ इससे मिलती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी बताई विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अब उन लोगों को जानकारी, अब वो पढ़ तो सकते नहीं हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा भाई किसने भेजा, कहाँ से भेजा, ठीक है, उसकी हैसियत क्या थी। तो इसलिए चित्रों का इस्तेमाल किया गया मोहरों के ऊपर, चिन्हों का इस्तेमाल किया गया मोहरों के ऊपर। तो वो चित्र और वो चिन्ह कुछ ना कुछ संकेत करते थे, कुछ ना कुछ उनका मीनिंग होता था। तो अनपढ़ लोग भी आसानी से उस अर्थ को, उस मीनिंग को समझ जाते थे। तो ये भी अपने आप में मोहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब साथियों हम हड़प्पाई लिपि के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पाई लिपि की अगर बात करें तो हड़प्पाई लिपि भावचित्रात्मक लिपि है। जो हड़प्पाई लिपि है उसके ऊपर स्वर और व्यंजन, जैसे वर्तमान में वर्णमाला का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे स्वर और व्यंजन नहीं लिखे गए थे। उस पर क्या लिखा गया था भाई, उसके ऊपर चिन्ह अंकित होते थे, उसके ऊपर जानवरों की आकृतियां अंकित होती थी। ठीक है, तो उन चिन्हों का कुछ ना कुछ अर्थ, कुछ ना कुछ भाव निकलता था। इसलिए कहा गया कि जो हड़प्पाई लिपि है वो क्या थी, वो भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करती थी। एक चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो जो हड़प्पाई लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये इस लिपि की एक लिमिटेशन है कि भाई इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया, तो इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि कोशिश निरंतर जारी है, पर फिर भी इसको पढ़ा नहीं गया है। इसी के चलते हड़प्पाई समाज के बारे में, हड़प्पाई संस्कृति के बारे में बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिनसे अभी तक हम अनजान हैं। यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, यानी इस लिपि में स्वर और व्यंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 तक थी। तो वर्णमाला में तो 375 से 400 वर्ण या व्यंजन या स्वर हो ही नहीं सकते। ठीक है, और इसमें जो चिन्ह हैं उनकी संख्या 375 से लेकर 400 तक हुआ करती थी। तो ये वर्णमाला तो नहीं थी। ठीक है, सबसे लंबा जो अभिलेख हड़प्पा सभ्यता से मिलता है उसमें 26 चिन्ह थे। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हुआ करते थे। इस सवाल को कई बार पूछा गया है, इस सवाल को भी कई बार पूछा गया है। इस सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया है। एक की हड़प्पाई लिपि किस प्रकार की थी, तो हड़प्पाई लिपि भावचित्रात्मक, या फिर हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक भी लिख देते हैं हिंदी में एज इट इज़। ठीक है, और दूसरा ये कि जो हड़प्पाई लिपि थी क्या वो वर्णमालीय थी, हाँ नहीं, कह नहीं सकते। तो भाई हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें 375 से लेकर 400 तक चिन्ह हुआ करते थे। और एक ये कि हड़प्पाई लिपि में जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें कुल कितने चिन्ह थे, तो 25, 26, 27, 28, तो उसमें 26 चिन्ह हुआ करते थे। ठीक है, एक अन्य विशेषता इस लिपि की क्या थी कि ये लिपि दाईं ओर से बाईं तरफ लिखी जाती थी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। अब वर्तमान में क्या है, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो ये उसका उल्टा हुआ करती थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और लिपि का सर्वाधिक अंकन किस हड़प्पाई पुरावस्तु पे हुआ है, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। तो जो हड़प्पाई लिपि है उसका सर्वाधिक अंकन हड़प्पाई मुहरों पर हुआ है। ठीक है, जो कि सेलखड़ी की बनती थी। तो लिपि के अधिकांश नमूने सेलखड़ी की मुहरों पर मिले हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं साथियों। सेंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूने की बात करें तो ये 1853 ईस्वी में खोजा गया था, और इसको खोजने वाले थे कनिंघम। तो कनिंघम साहब ने
सेंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना खोजा था। तो हमारे सामने लिपि की कुछ विशेषताएं आ गई कि भाई एक ये भावचित्रात्मक थी, दूसरा इसको आज तक पढ़ा नहीं गया, तीसरी बात ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, चौथी बात ये कि वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें 375 से 400 शब्द थे, 400 चिन्ह थे। और पांचवी बात कि भाई सबसे लंबा जो लेख मिलता है इस लिपि में उसमें 26 चिन्ह हुआ करते थे। और छठी बात की लिपि का सर्वाधिक अंकन मोहरों के ऊपर हुआ है, ठीक है। और इस लिपि का सबसे प्राचीन नमूना, सबसे प्राचीन एविडेंस या साक्ष्य 1853 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने खोजा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिपि का अंकन और मोहरों के अलावा और किन किन वस्तुओं के ऊपर हुआ था। तो साथियों, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे सामने स्पष्ट है कि भाई लिपि का अंकन जो है मोहरों के अलावा तांबे के औजारों के ऊपर हुआ, मर्तबान के ऊपर भी कुछ ना कुछ लेख लिखे गए हैं, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ जो छोटी छोटी टैबलेट्स होती थी मिट्टी की, ठीक है, उनके ऊपर भी, जो तांबे की भी बनी होती थी मिट्टी की भी बनी होती थी, तो उनके ऊपर भी लिपि के कुछ ना कुछ चिन्ह अंकित हैं। आभूषणों के ऊपर भी कुछ लिखा जाता था, कुछ हॉलमार्क, कुछ ट्रेडमार्क लगाया जाता था अपनी, ये लोग लगाते थे अपनी सेंधव लिपि में। और हड्डियों से बने छड़ों के ऊपर भी लिपि में कुछ लिखा जाता था। इसके अलावा सूचना पट जिससे जानकारी मिलती है, बुलेटिन बोर्ड, तो उसके ऊपर भी लिपि से लिखा जाता था। लेकिन साथियों, सवाल वही है, सर्वाधिक अंकन किसके ऊपर हुआ? तो सर्वाधिक अंकन मोहरों के ऊपर हुआ लिपि का। इसके अलावा लिपि हमें मर्तबान पे भी अंकित मिलती है, लिपि हमें तांबे और मिट्टी की जो छोटी छोटी टैबलेट्स हैं उन पे भी लिखी हुई मिलती है, जो लिपि है हमें आभूषणों के ऊपर भी अंकित मिलती है, लिपि जो है हड्डियों की जो छड़ें बनी थी उनके ऊपर भी अंकित मिलती है, और बुलेटिन बोर्ड पे भी अंकित मिलती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी चीज़, हड़प्पाई बाटों के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा कि बहरीन के लोग यानी दिलमुन के लोग उसी बाट प्रणाली का इस्तेमाल करते थे या अनुसरण करते थे जिस बाट प्रणाली का अनुसरण हड़प्पाई सभ्यता के लोग करते थे। तो बाटों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अपने आप में एक विशिष्ट विशिष्ट भूमिका रखता था, जो नगर नियोजन था, जो जल निकास प्रणाली थी, जिस प्रकार की विशिष्टता हड़प्पाई समाज में रखती थी, उसी तरीके की विशिष्टता मापतोल प्रणाली भी रखा करती थी, क्योंकि इनका अपना एक मानक होता था, ठीक है। बाटों को मानक के आधार पे ही तैयार किया जाता था और दो श्रेणियों में बांट दिया गया था, हल्के वजन के बाट और भारी वजन को मापने या तोलने वाले बाट। तो दो कैटेगरी में बांट दिया और दोनों के लिए अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं, क्या हड़प्पाई सभ्यता में मानकीकृत मापतोल प्रचलित था, ठीक है, यानी जो मापतोल था उसका अपना एक मानक हुआ करता था। बाट किससे बनते थे? तो जैसे मोहरें बनती थी सेलखड़ी की, वैसे ही बाट बनते थे चर्ट नामक पत्थर से। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। तो बाट जो थे वो किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे। और कौन सा पत्थर? चर्ट पत्थर से बाट बनना करते थे। अब पूछा जाता है बाटों का आकार कैसा था। तो मैंने शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी पहली वीडियो में बाट की। तो बाट जो थे वो क्यूब की शेप में होते थे, यानी घनाकार। तो इनका आकार घनाकार होता था, ठीक है साथियों। फिर अभी मैंने बताया कि बाटों को भी दो कैटेगरी में बांट लिया था भाई, एक हल्के वजन वाले बाट और एक भारी वजन को तोलने वाले बाट। तो जो हल्के वजन वाले बाट थे वो द्विचर प्रणाली यानी जो बाइनरी सिस्टम है उसको फॉलो करते थे, ठीक है। न्यूनतम भार द्विचर प्रणाली यानी बाइनरी प्रणाली, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके 12,800 ये तक मान हुआ करता था। तो जो निचले स्तर के या फिर जो हल्के वजन को तोलने वाले बाट होते थे वो द्विचर प्रणाली या बाइनरी प्रणाली पर आधारित थे। वहीं पे जो भारी वजन वाले बाट होते थे वो दशमलव प्रणाली पे आधारित हुआ करते थे, ठीक है। तो भारी या उच्चतम मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो साथियों, ये कुछ बातें थी हड़प्पाई सभ्यता के बारे में, इसमें हमने व्यापार को देखा, इसमें हमने पढ़ा कि जो व्यापारिक बस्तियां थी वो क्यों बसाई जाती थी, अभियान क्यों भेजे जाते थे, और मेसोपोटामिया और हड़प्पाई सभ्यता के बीच में व्यापारिक लेन देन किस प्रकार से होता था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करके हम मोटे तौर पे हड़प्पाई सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसके विषय में कुछ कुछ बातें जान चुके हैं।
तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही 11th क्लास की एनसीईआरटी की वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।